जय हिंद साथियों। यूपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए हमने संविधान वाली जो सीरीज़ चलाई हुई है, उसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में और पहले लेक्चर में कुछ बेसिक बातें करी थी। जैसे संविधान सभा के बारे में हमने बात की थी कि संविधान सभा कैसे बनी, किसने बनाई, कितने मेंबर्स थे, महिलाएं कितनी थी, एससी कितने थे, एटसेट्रा। इस तरह के क्वेश्चन हमने उसमें डील किए और काफ़ी गहराई से हमने दोस्तों उसको कवर किया। इसी कनेक्शन को और कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेकंड लेक्चर के साथ आए हैं और इस सेकंड लेक्चर में हम आज प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए और बाकी जो एग्जाम्स कमिंग आ रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का आ रहा है, जैसे यूपी कांस्टेबल के और पेपर आने वाले हैं, उन सब के लिए। तो हम इतना डिटेल में और इतना गहराई से उद्देशिका वाले इस चैप्टर को कवर कर लेंगे कि हमारा कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन हमारा उससे छूटेगा नहीं। तो आज हम उद्देशिका वाले चैप्टर को शुरू करें उससे पहले आप मुझे बताइए कि जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें लास्ट कौन सा स्टेटमेंट मैंने लिखा था, कौन सा मैंने बात कही थी। तो डेफिनेटली आपको याद होगा कि हमने उसमें बात करी थी कि जो संविधान का स्ट्रक्चरल पार्ट है, संरचनात्मक हिस्सा, वो कहाँ से लिया गया, संविधान का जो दार्शनिक हिस्सा है यानी फिलोसॉफिकल हिस्सा, वो कहाँ से लिया गया, और संविधान का जो राजनीतिक पार्ट है, पॉलिटिकल पार्ट है, वो कहाँ से लिया गया। और हमने देख लिया था कि जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारे संविधान का, वो ब्रिटेन से लिया गया। तो उसी से कनेक्टिंग बनाते हुए अब हम उद्देशिका की तरफ चलेंगे। और उद्देशिका, जिसे प्रियम्बल भी कहते हैं, हम इसको शुरू करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर, डायरी लेकर बैठ जाइए। और जैसा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि भाई आपके नोट्स शानदार तरीके से बनते चलेंगे और सबसे अच्छा नोट्स वही होगा जो दोस्तों आप अपने हाथों से बनाओगे। किसी पीडीएफ का, किसी रेडीमेड चीज का कोई मोल नहीं होगा। जो नोट्स आप अपने हाथों से बनाओगे उसका कोई तोड़ ना था, ना है और ना होता है। तो अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए। इतना मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा कि जो संविधान का जो एस्पेक्ट, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कोई भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट हम उसका छोड़ेंगे नहीं। हम पूरी गहराई में चले जाएंगे, बस आप उसके मेन मेन पॉइंट्स नोट करते चले जाना। सबसे पहले तो आप मेरे साथ स्क्रीन पर ये प्रस्तावना की लाइंस देख लीजिए। आपको दोस्तों ये प्रस्तावना रटी हुई होनी चाहिए। आप इस प्रस्तावना को रट लो, इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट, क्योंकि जैसा ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि सवाल आने की संभावना हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। जैसे पिछला जो यूपीएसआई का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि देखो, जो प्रस्तावना को अडॉप्ट करने की तारीख है, अंगीकार करने की तारीख है 26 नवंबर 1949। तो उसने पूछ लिया था, देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, मिति मार्ग शीर्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, तो ये ऑप्शन रखे थे उसने। तो इतना खतरनाक टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिकतर स्टूडेंट को हवा नहीं लगी। ज्यादातर स्टूडेंट ये तो जानते ही हैं कि संविधान को अंगीकार करने की तारीख 26 नवंबर 49 है, लेकिन हिंदी और इंडियन कैलेंडर में ये जो लिखा है इस पर कम स्टूडेंट ध्यान देते हैं। तो इसलिए प्रस्तावना के हर पहलू को बहुत गहराई से पढ़ने की जरूरत है। तो जैसा हम हर बार करते हैं कि हम किसी भी अपने टॉपिक की शुरुआत जीरो से करते हैं, तो आप सबसे पहले ये देख लो कि प्रस्तावना होती क्या है। तो सबसे पहले हम यही देख लेंगे। देखो, कोई भी कानून लिखा जाता है उसकी शुरुआत हमेशा एक प्रस्तावना से होती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कानून अगर बनता है तो उसकी शुरुआत एक प्रियम्बल से होती है, एक प्रस्तावना से होती है। और इस प्रियम्बल से हमें पता क्या लगता है? देखो, इससे हमें यह पता लगता है कि जिन्होंने इस संविधान को, इस कानून को बनाया, उनकी सोच कैसी है, उनके विचार कैसे हैं। तो हमें यह पता लगता है, मतलब वो क्या सोचते थे, उनके आदर्श क्या थे। तो प्रस्तावना से हमें क्या पता लगा? बनाने वालों की सोच का, विचार का, उनके आदर्शों का। तो अगर कानून बनाने वाले लोगों के दिमाग को पढ़ना हो, उनकी सोच को देखना हो, तो ये देख लो कि प्रस्तावना कैसी है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी ये बताता है कि संविधान जो निर्माता थे वो कैसे थे, वो क्या सोच रखते थे। तो अगर हमें दोस्तों संविधान निर्माताओं की सोच देखनी हो कि वो क्या सोचते थे, क्या भारत को बनाना चाहते थे, तो हमें प्रस्तावना देख लेनी चाहिए। और देखिए, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, आप याद करो एक तारीख, 13 दिसंबर 1946। इस तारीख को पंडित नेहरू ने
एक उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में। पिछले लेक्चर से आप कनेक्ट होने की कोशिश करो, और वो जो उद्देशिका प्रस्ताव था वही आज प्रस्तावना कहलाता है। तो वो कब प्रस्तुत किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर को। और संविधान सभा ने, आप बताओ कौन सी डेट को इसको स्वीकार किया था? याद कीजिए, इसको स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। और देखो, ध्यान देने की बात यह है कि ये जो प्रस्तावना है, इसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। समझ गए? जबकि प्रस्तावना की जो सोच है, जो विचार है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। शुरुआत में जब देश आजाद हो गया था, तो एक बहस का मुद्दा ये रहा कि क्या इस प्रस्तावना में कोई संशोधन किया जा सकता है। संशोधन मतलब कुछ जोड़ देना, कुछ घटा देना। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? एक बहस ये थी। और दूसरी बहस ये चलती रही कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या संविधान से डिफर है, अलग है। तो दो डिबेट चल रही थी। पहली कौन सी थी? पहली तो ये थी कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, और दूसरी बहस ये थी कि क्या प्रस्तावना एमेंडेबल है, संशोधनीय है, मतलब इसमें क्या कोई संशोधन हो सकता है। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट आए इस बारे में, और आप जानते हो कि जब भी संविधान में कोई पेच फंसेगा, कोई बात पल्ले नहीं पड़ेगी, तो उसको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस गया था, बेरुबारी केस या बेरुबारी वाद, आप समझ सकते हैं। इस केस में देखो, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। पहली बात तो ये कही कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। पहली बात ये कही, संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बहस को तो ये विराम दिया। दूसरी बात ये कही इस बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर संविधान की कोई बात हमारी समझ में नहीं आ रही, यानी जहां पर संविधान की भाषा समझ में ना आए, क्लियर ना हो, जहां संविधान की भाषा कोई डाउट हो, तो वहां पर ये जो प्रस्तावना है, हमें इसे देख लेना चाहिए, वो देख लेना चाहिए, उससे बात समझ में आ जाएगी। यानी जहां भाषा अस्पष्ट हो, तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा कि बेरुबारी केस में पहली बात क्या कही कोर्ट ने कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और दूसरी बात ये कही कि जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, वहां प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के दिमाग को, सोच को समझने में हमारी मदद करेगी। इसलिए अदालत ने कहा कि ये जो प्रस्तावना है, ये संविधान बनाने वालों के दिमाग को पढ़ने की एक कुंजी है, एक चाबी है। जैसे चाबी से ताला खुलता है, ऐसे ही संविधान बनाने वालों के दिमाग के ताले को अगर खोलना हो तो इस चाबी से खुलेगा। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, यानी एक चाबी है संविधान निर्माताओं को जानने की। तो बेरुबारी केस में तो ये कहा कि संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर देखो अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदलता भी रहा। जैसे गोलखनाथ का जो केस आया था, एक मुकदमा था गोलखनाथ बनाम पंजाब वाला। इसमें कह दिया गया अदालत के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो बेरुबारी केस में तो कहा कि संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन गोलखनाथ बनाम पंजाब 1967 के मुकदमे में कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, और यह भी कहा कि प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसमें संशोधन नहीं होगा। ये दो बातें कही।
यानी परिवर्तन नहीं किया जा सकता प्रस्तावना में। और तीसरी बात यह कही कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहां अलग बात कह दी, यहां क्या कहा, भाग नहीं है, और गोलकनाथ में कहा कि संविधान का भाग है। तो फाइनली इस सारी बहस पर जो विराम लगा वो 1973 में एक बहुत ही मशहूर मुकदमे में लगा, और उस मुकदमे का नाम है, तीसरा जो केस है वो केस है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती केस है 1973 का। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? पहली बात तो यही कही जो गोलकनाथ में कहा था कि हाँ जी प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात यह कही कि प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना संशोधनीय है, एमेंडेबल है, प्रियम्बल कैन बी एमेंडेबल है। समझ गए आप लोग? तो ये 3 मुकदमे हो गए, और इन तीनों मुकदमों में प्रस्तावना के बारे में ही बात करी सुप्रीम कोर्ट, और भी बात की, लेकिन मूल प्रश्न का जो उत्तर फंसा हुआ था वो इन 3 केसों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। एक और केस है जो इसी से रिलेटेड है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं। उस केस का नाम है LIC ऑफ इंडिया केस, और 1995 का केस है ये। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। LIC केस में यही माना सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप देखो कि अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग बात कही। तो आज की क्या स्थिति है? तो प्रस्तावना के बारे में आज की स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, हाँ जी है। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो आप कहोगे हाँ जी हो सकता है। तीसरी बात, क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है? तो आप बोलोगे कि हाँ जी एक बार हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, यानी प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड 1 टाइम। और कब किया गया था ये? तो 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस बदलाव में क्या जोड़ घटा हुआ था? तो इस चेंज में प्रस्तावना का जो पहला पैराग्राफ है, पहला पैरा, इसमें 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी यानी सोशलिस्ट प्लस पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। और तीसरा शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना के 6ठे पैराग्राफ में, जिसे कहते हैं एकता अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 से। पहले पैरे में समाजवादी पंथ निरपेक्षता यानी सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, और 6ठे पैरे में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और एक बात ये जान लीजिए कि 73 वर्ड हैं पूरी प्रस्तावना में, 73 शब्द हैं। ये बात याद रखने की है, प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 73 शब्द हैं। देखो हमने गोलकनाथ केस की बात की थी, 1967 वाले जो केस है। तो गोलकनाथ केस में जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम था न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ केस में कहा था कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। ये गोलकनाथ केस में जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा ये बात कही गई, यानी मूल आत्मा, केवल आत्मा की बात नहीं कही, फाउंडेशनल सोल की बात करी। हालांकि एक बात आपको याद रखनी है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा दोस्तों आर्टिकल 32 है,
तो अगर आपसे कोई पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो आप टिक करोगे आर्टिकल 32 पर। और अगर कोई आपसे पूछे कि किस न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावना को मूल आत्मा कहा गया, तो आप टिक करोगे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह पर। एक और संविधान के विद्वान हैं के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। इन्होंने प्रस्तावना को एक राजनीतिक जन्म कुंडली कहा, एक जन्म पत्री कहा। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना एक राजनीतिक जन्म पत्री है, जन्म कुंडली है, मतलब पॉलिटिकल होरोस्कोप है, ये कहा के एम मुंशी ने। और इसके अलावा हम प्रस्तावना के बारे में कुछ और कोटेशंस देख लेंगे। जैसे देखो, जो प्रारूप समिति थी हमारी, उस प्रारूप समिति में एक मेंबर थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कहा अल्लादी कृष्णा स्वामी ने बात कही। और पंडित नेहरू ने भी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ये आत्मा वाली बात दो लोगों ने कही, एक तो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने, दूसरा पंडित नेहरू ने। तो इस डिफरेंस को फील करिए, उन्होंने मूल आत्मा कहा और इन्होंने केवल आत्मा कहा। अब हम ये देखेंगे कि जो संविधान में दी गई ये जो प्रस्तावना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आप एक बार मेरे साथ ये प्रस्तावना देख लो। प्रस्तावना की शुरुआत हो रही है, कैसे हो रही है शुरुआत? शुरुआत हो रही है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो क्या मतलब है इसका? हम भारत के लोगों का मतलब है, देखो हर चीज का एक स्रोत होता है, सोर्स होता है। तो संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता। तो संविधान का मूल स्रोत क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो संविधान का क्या स्रोत है? भारत की जनता। और सारी ताकत देश की किसके हाथ में है? तो दोस्तों सारी भारत की शक्ति भारत की जनता के हाथ में है। 146 करोड़ जनता है जिसके दो हाथ हैं, यानी 292 करोड़ हाथ भारत में हैं। और ये जो 292 करोड़ हाथ हैं, इनकी ताकत सारी की सारी इलेक्शन से चुनकर आने वाले अपने बंदों के हाथ में ये ट्रांसफर होती है पावर। ताकत जनता की है, लेकिन वो इस ताकत को किसे सौंपते हैं? अपने ही बीच में से कुछ लोगों को, यानी 543 बंदों को ये पावर ट्रांसफर करते हैं 5 साल के लिए। तो इसका मतलब भारत में शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो संविधान का स्रोत है वो देश की जनता है और वही सारी शक्तियों का केंद्र भी है। प्रस्तावना का दूसरा शब्द है, यह देखिए प्रस्तावना में, सॉवरेन, जिसे कहते हैं संपूर्ण संप्रभु। संपूर्ण संप्रभु का मतलब है, देखो इसका मतलब है पहले भारत इंग्लैंड से चलता था, इंग्लिस्तान से भारत चलाया जाता था, लेकिन अब भारत इंग्लैंड का गुलाम नहीं है। भारत के अपने चाहे इंटरनल मामले हों, चाहे भारत की विदेश नीति के एक्सटर्नल मामले हों, देश के बाहर के, भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत किसी के अधीन नहीं है, भारत किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, भारत अपने निर्णय खुद करेगा। तो भारत की संप्रभुता भी जनता में शामिल है, ये मतलब है सॉवरन का, यानी प्रभुत्व संपन्न का। प्रस्तावना में लिखा हुआ तीसरा शब्द है सोशलिस्ट, समाजवादी। देखो जब हम ये विचार कर रहे थे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तब हमने देखा था कि हाँ जी किया जा सकता है। फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने एक सवाल उछाला था आपकी तरफ कि क्या कभी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? तो हाँ जी हुआ है। फिर अगला प्रश्न ये था कि कब हुआ? तो 1976 में हुआ, 42वें संशोधन से।
फिर अगला सवाल था कि इस संशोधन से क्या हुआ, तो हमने देख लिया था कि 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और अगला एकता अखंडता। तो समाजवादी शब्द कब जुड़ा? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। तो देखो मोटा मोटी अगर हम इसका मतलब समझे समाजवाद का, तो इसका मतलब है बराबरी। मतलब देश में ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, सब बराबर होंगे। दूसरा इसका मतलब है कि हर हाथ को काम मिलेगा, मतलब कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई अमीरी नहीं होगी, कोई गरीबी नहीं होगी, सब बराबर होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो समाजवाद है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, तो भारत के समाजवाद को कहा जाता है साथियों, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो प्रस्तावना में लिखा गया जो समाजवाद है भारत का, इसका मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद। इंग्लिश में नोट करें, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी यहां बराबरी कैसे आएगी? लोकतांत्रिक तरीके से। अगला प्रस्तावना का शब्द है सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म शब्द भी हमने देख लिया कि 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा। देखो इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब है कि भारत में सरकार का कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य ने किसी भी धर्म को कोई मान्यता नहीं दी है, यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ये मतलब है सेकुलरिज्म का। बल्कि जो सरकार है, जो स्टेट है, वो सभी धर्मों को समान सुविधाएं देगा, एक जैसी निगाह से देखेगा, यानी सबको सम्मान देगा। यानी सरकार रिलीजन के प्रति न्यूट्रल रहेगी, यानी सभी धर्मों के प्रति सरकार न्यूट्रलिटी रखेगी, तटस्थता रखेगी सभी धर्मों के प्रति, यानी रिलीजियस न्यूट्रलिटी सरकार मेंटेन करेगी धर्म के मामले में, और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सरकार सभी धर्मों को सम्मान देगी। प्रस्तावना का अगला शब्द है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। देखो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का मतलब है जनता का राज। आम भाषा में आप समझें, इसका मतलब है लोगों का तंत्र या जनता का राज। आम भाषा में हम कह सकते हैं जनता का शासन, ये मतलब है लोकतंत्र का। अगला शब्द है रिपब्लिक यानी गणराज्य। अब इस गणराज्य का क्या मतलब है? देखो भारत एक गणराज्य है। आप में से जरूर किसी ना किसी ने पासपोर्ट देखा होगा भारत का, और उस पर लिखा रहता है भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इस गणराज्य का क्या मतलब है? तो देखो इसका मतलब है कि देश का जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्र अध्यक्ष है, ये इलेक्शन से बनेगा। राष्ट्रपति का बेटा बेटी राष्ट्रपति नहीं बनेगा, और राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को कहते हैं राष्ट्र अध्यक्ष यानी हेड ऑफ द स्टेट। तो रिपब्लिक का मतलब ये हो गया कि राष्ट्र अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, इलेक्शन से बनेगा, निर्वाचित किया जाएगा। ये वंशानुगत नहीं होगा, ही और शी विल नॉट बी हेरिडिटरी, वंशानुगत नहीं होगा। ये भी मतलब है इस गणराज्य शब्द का। तो ये दो शब्द हो गए, एक तो इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, और दूसरा वंशानुगत नहीं होगा। तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं बराबरी की बात है। अगली बात देखो, संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये बोलती है कि जितने भी देश के नागरिक हैं उन्हें सबको न्याय मिलेगा, उन्हें सबको आजादी मिलेगी। आप यहां देखिए प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, उन सबको न्याय मिलेगा, उन सबको स्वतंत्रता मिलेगी, लिबर्टी, और उन सबको बराबरी के साथ ट्रीट किया जाएगा, समानता के साथ। अब ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हो गए हमारे लिए। पहला जस्टिस, न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा इक्वालिटी। तो अगर न्याय की बात करें तो प्रस्तावना में तीन तरह के न्याय की बात आई है, तीन तरह के जस्टिस की। पहला सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय, तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय। तो कितने तरह के न्याय की बात प्रस्तावना में कही गई है? तीन तरह के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। न्याय का मतलब है बराबरी, तो तीन तरह की बराबरी मिलेगी। और ये जो न्याय वाला
कॉन्सेप्ट है ये रूस की क्रांति से लिया गया, और रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में, वहां से न्याय के शब्द लिए गए। प्रस्तावना का अगला कीवर्ड है स्वतंत्रता, लिबर्टी। देखो 5 तरह की स्वतंत्रता प्रस्तावना में दी गई है। नंबर 1 विचार की स्वतंत्रता, थॉट की। नंबर 2 एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी। तीसरी आजादी विश्वास की, बिलीफ की। नंबर 4 धर्म की। और 5वीं आजादी वर्शिप यानी उपासना की। तो 5 तरह की लिबर्टी संविधान देता है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 आजादियां देश के हर नागरिक को हासिल हैं प्रस्तावना के अनुसार। और अगली बात करेंगे बराबरी की, इक्वालिटी की। तो समानता या बराबरी 2 टाइप की बात होती है प्रस्तावना में। कौन कौन सी? नंबर 1 स्टेटस की यानी प्रतिष्ठा की, और नंबर 2 अवसर की, अपॉर्चुनिटी की। तो प्रतिष्ठा की समानता और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की बराबरी, तो 2 तरह की बराबरी की बात है। और इसके अलावा जो प्रस्तावना है वो देश के सभी नागरिकों में भाईचारे की बात करती है, और ऐसे भाईचारा जिससे देश के हर बंदे का मान सम्मान यानी डिग्निटी बरकरार रहे, और देश की एकता अखंडता पर भी कोई आंच ना आए। तो कैसी बंधुता, कैसी भाईचारा, कैसी फ्रेटर्निटी? जिससे व्यक्ति की गरिमा और यानी डिग्निटी को सुनिश्चित करेगी, और जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेगी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। समझ गए आप लोग? और हम जानते हैं कि ये जो और अखंडता शब्द है, इंटीग्रिटी शब्द है, ये 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा था 1976 में। ये हम पहले डिस्कस कर चुके। अब हम आते हैं प्रियम्बल के लास्ट में। आप मेरे साथ साथ प्रस्तावना को पढ़ते रहिए। देखिए आपके प्रस्तावना के ज्यादातर क्वेश्चन लेक्चर के साथ साथ ही तैयार हो जाएंगे। तो प्रस्तावना के लास्ट पार्ट में संविधान को अंगीकार करने की, एडॉप्ट करने की डेट दी गई है। डेट ऑफ एडॉप्शन मतलब अंगीकार करना, और अंगीकार करने की डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। और आप जानते हो कि ये जो डेट है, इस डेट को संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर देश का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। और एक बात ये भी याद रखेंगे कि जो प्रस्तावना है हमारी, इसको लागू नहीं करा सकता अदालत। देखो आपको किसी भी कानून को अगर लागू कराना हो, एनफोर्स कराना हो, और सरकार ना करना चाह रही हो, तो भारत के नागरिकों को यह अधिकार है कि वो न्यायिक समीक्षा के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उनको लागू कराएगा, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट। लेकिन प्रस्तावना जो हमारे संविधान की शुरुआत है, कानून की शुरुआत है, यानी इसके अंदर दर्शन है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी भारत की अदालत लागू नहीं कर सकती, यानी प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना दोस्तों परिवर्तनीय नहीं है। तो प्रस्तावना नॉन एनफोर्सिएबल है, परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये हमने प्रस्तावना को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, और जैसा हमने शुरुआत में बात करी थी कि हर एग्जाम्स के लिए प्रस्तावना इंपॉर्टेंट रहेगी, पहले भी इंपॉर्टेंट रही है और आज भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस लेक्चर को बार बार देखो, और जो डिस्कशन और पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए वो आप नोट डाउन करो। और मैंने जैसा पहले डिस्कस किया था कि आप डायरी और पेन लेकर बैठिएगा, और मेन पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा, और बाद में जब आप उनको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। तो इससे नेक्स्ट जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा, उसमें हम फिर मुलाकात करेंगे, फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो तब तक दोस्तों, थैंक यू एंड जय हिंद।